हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप अच्छे होंगे, घर के अंदर सेफ होंगे और अच्छे से ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, एक नया टॉपिक है हमारे पास। चैप्टर नंबर 12 के अंदर कौन सा चैप्टर चल रहा है? साउंड चैप्टर चल रहा है। नया टॉपिक कौन सा है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। जो रिफ्लेक्शन वर्ड है ये आपने कहाँ पे सुन रखा है? तो आप कहोगे सर हमने रिफ्लेक्शन जो वर्ड है वो लाइट वाले चैप्टर के अंदर सुन रखा है कि लाइट जो है हमारे पास रिफ्लेक्ट करती है जब वो किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल डाउन होती है। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस कौन सा है? जैसे मिरर है, तो आपको पता है मिरर के अंदर लाइट हमारी क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अब लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है तो उसके लाइट रिफ्लेक्ट होने के कुछ लॉ भी होते हैं, ये भी आपने पढ़े होंगे, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक मिरर है, सपोज कर लिया ये मेरे पास क्या है बेटा, एक मिरर है। ठीक है, इसके अंदर क्या करते थे बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए एक नॉर्मल ड्राई करते थे, ये नॉर्मल है। ओके, अब लाइट किसी सोरे से आ रही है, तो लाइट जो सोरे से आ रही है इस लाइट को क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट अरे, ऐसा कुछ बोलते थे ना। जिस सोरे से लाइट आ रही है, ठीक है, उसको कोई क्या बोलते थे? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे आ रही है और इससे टकरा के यहां पे जा रही है, तो इसको क्या बोलते थे हम बेटा? उसके अंदर रिफ्लेक्टेड रे, यही होता था। और इनके बीच में बनने वाला नॉर्मल और इसके बीच में बनने वाला एंगल को क्या बोलते थे हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच में बनने वाला एंगल क्या होता था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यही होता था हमारे पास। अब इसके अंदर क्या था? ये तो था हमारे पास किसका केस? लाइट का केस। मैं ये केस क्यों करवा रहा हूं आगे आपको पता लग जाएगा। ये हमारे पास क्या है बेटा? ये जो केस है वो है हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन के लॉ क्या होते हैं? देखो यहाँ पे, अगर मान लो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि क्योंकि आपको पता है लाइट हमेशा क्या करती है? स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करती है। लाइट क्या करती है बेटा? स्ट्रेट पाथ के अंदर हमेशा मूव करती है। ओके, अब आपको पता है लाइट यहां से आ रही है, कितने एंगल से आ रही है? 60 डिग्री के एंगल से आ रही है। सपोज कर लो 60 डिग्री के एंगल से लाइट आके यहाँ पे टकरा रही है, तो रिफ्लेक्ट कितने एंगल पे करेगी? कितने एंगल पे करेगी? 60 डिग्री एंगल पे ही करेगी। तो इसका मीनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बन गया कि जितने एंगल से हमारे पास आ रही है लाइट उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। 60 डिग्री से आ रही है तो 60 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। याद कर लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा लॉ क्या कहता है हमारे पास? सुनो ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, ये नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन पे क्या करते हैं बेटा? लाई करते हैं। तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। देखो तीनों सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे। देखो ये भी यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे और ये भी यहाँ पे, तो तीनों सेम प्लेन पे क्या करते हैं हमारे पास बेटा? लाई करते हैं। तो ये दूसरा रूल है। ठीक है, तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू लाइट। अब मैंने आपको लाइट वाले रूल क्यों पढ़ाए? क्योंकि सेम ही रूल हमारे पास यहाँ कहाँ पे फॉलो होने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंदर फॉलो होने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो लाइट के अंदर रूल थे वही सेम फॉलो होने वाले हैं इसके अंदर। कैसे? सुनो ध्यान से, आपको पता है सपोज कर लो एक एक्टिविटी करते हैं, एक एक्टिविटी से समझाता हूं कि हमारे पास जो साउंड का रिफ्लेक्शन है वो कैसे होता है। ठीक है, साउंड रिफ्लेक्ट कैसे करता है। तो हमारे पास सपोज कर लो ये वॉल है, ये हमारे पास क्या है? वॉल है। ओके, ये हमारे पास वॉल है, यहाँ पे हमने वॉल के पास टेबल रख रखी है। फिर हमने क्या ले लिया बेटा? दो पाइप ले ली, एक ये पाइप है और ये क्या है? एक ये पाइप है। दो पाइप ले ली है हमने। ठीक है, और एक हमने क्या लेनी है? क्लॉक लेनी है। तो ये हम सपोज कर लो ये मैंने क्लॉक ले ली। ठीक है, अब क्लॉक क्यों ली है? क्योंकि क्लॉक क्या करती है? टिक टिक साउंड प्रोड्यूस करती है। करती है या नहीं करती? करती है ना। तो क्लॉक टिक टिक साउंड प्रोड्यूस करती है। उस साउंड को मैं कैसे मेजर करूंगा और मैं कैसे बताऊंगा कि यहाँ पे जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो साउंड के अंदर भी सेम लागू हो रहा है जैसा कि लाइट के अंदर लागू हो रहा था। देखो यहाँ पे मैंने वॉच रखी,
ठीक है। अब वॉच तो टिक टिक करेगी, यहाँ पे मैंने पाइप लगा दिया, तो सपोज कर लो यहाँ पे मैंने पाइप लगा दिया इस एंगल पे, ठीक है। तो मैंने 60 डिग्री एंगल पे पाइप लगा दिया, ओके, 60 डिग्री एंगल पे पाइप लगा दिया। तो यहाँ पे सपोज कर लो, यहाँ पे तो मैंने 60 डिग्री एंगल पे पाइप लगा दिया, तो ये जो टिक टिक है, इस टिक टिक कहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होगी, इस वॉल के साथ जाके टकराएगी। ये जो टिक टिक है वॉल के साथ जाके टकराएगी। और दूसरा मान लो कि यहाँ पे मैंने ये जो पाइप है ये कितने एंगल पे ले ली, ये मान लो कि मैंने 120 एंगल पे ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ईयर लगा रखा है, मतलब कान लगा रखे हैं यहाँ पे ईयर, ठीक है, इसके द्वारा सुन रहा हूँ। तो क्या मेरे को ये जो टिक टिक है क्या ये सुनाई देगी? बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड का वो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। लेकिन मैंने पाइप कहाँ पे रखी है, यहाँ पे रखी है 120 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं है। वो कब इक्वल होगा? जब मैं क्या करूंगा, जब मैं बेटा पाइप को यहाँ पे रखूंगा। तो पाइप को जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे कान लगाऊंगा, अपने ईयर लगाऊंगा, तो मेरे को क्या होगा, ये साउंड सुनाई देगा। तो टिक टिक यहाँ से हो रही है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है और इसका साउंड मेरे को यहाँ पे सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 60 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ओके। तो आपको पता लग गया कि हमारे पास जैसा लाइट के अंदर हो रहा था, लाइट जैसे रिफ्लेक्ट कर रही है जिस एंगल से, उसी जैसे एंगल से आ रही है उसी एंगल से क्या कर रही है लाइट, बेटा रिफ्लेक्ट भी कर रही है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सेम ही हमारे पास साउंड के अंदर हो रहा है, ठीक है, कि जितनी एंगल से साउंड आ रहा है उतनी एंगल से साउंड क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक लॉ जो है हमारे पास वो फॉलो हो गया, किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। जब हमें दोनों तरफ क्या करना है, अगर साउंड को सुनना है, तो यहाँ पे हमारे पास साउंड भी क्या करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के उसके ऊपर भी एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये देखो तीनों सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन पे यहाँ पे भी लाई कर रहे हैं, ठीक है, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो दूसरा हमारे पास भी रूल क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो दोनों रूल फॉलो हो गए, जैसे लाइट के अंदर हो रहे थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है, वैसे ही किसके अंदर हो गए बेटा, साउंड के अंदर भी हो गए। तो हम कह सकते हैं कि साउंड के अंदर भी रिफ्लेक्शन वैसे ही होगा जैसे कि किसके अंदर हो रहा है, लाइट के अंदर हो रहा है। साउंड भी उतनी एंगल से हमारे पास रिफ्लेक्ट करेगा वॉल से जितनी एंगल से वो आ रहा है। मतलब मान लो कि 60 डिग्री एंगल से साउंड आ रहा है तो 60 डिग्री पे जाके वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस एक्टिविटी से ये जान लिया कि जो रिफ्लेक्शन है, क्या रिफ्लेक्शन है बेटा साउंड का, वो किस तरह से होता है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आपको मजा आया होगा इस टॉपिक के अंदर। बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसको हमने लाइट से रिलेटेड करके मैंने आपको अच्छे से आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास देखो बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, इको, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है इको। इको जो हमारे पास वो क्या होता है, ये जो टर्म है इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, बिल्कुल आसान सी है। सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं, फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। हमारे पास एक्टिविटी क्या है, मान लो कि कोई खाली रूम है, एम्प्टी रूम है, ठीक है। एम्प्टी रूम के अंदर अगर आप आवाज करते हो, ठीक है, किसी एम्प्टी रूम के अंदर अगर आप बोलते हो तो आपका जो साउंड है वो गूंजता है, ठीक है, आपका जो साउंड है वो गूंजता है। क्यों गूंजता है, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, एक तो रूम पूरा क्या है हमारे पास खाली है, जिसके अंदर जैसे ही आप अपने माउथ से साउंड को जनरेट करते हो वो जो साउंड है वॉल के साथ टकरा के वापिस आता है आपके पास। मतलब इसका मीनिंग साउंड का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, वॉल के साथ हो रहा है। मतलब वॉल के साथ वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है बार बार, ठीक है। जो हमारा रूम है, रूम की जो वॉल होती है उसके साथ साउंड क्या हो रहा है बेटा, बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है। और रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमारे पास जो साउंड हमें बाद में सुनाई देता है दैट इज कॉल्ड इको, ठीक है। तो इको क्या है हमारे पास बेटा, जैसे ही मान लो कि कोई एम्प्टी रूम है उसके अंदर मैं बोल रहा हूं तो मेरी जो आवाज है वो गूंजती है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ भी बोला तो वो जो आवाज है मेरे को रिफ्लेक्ट होके बाद में सुनाई देती है कुछ सेकंड के बाद, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड इज नोन एज ए
इको। ठीक है, तो इको क्या है हमारे पास, जैसे मान लो कि ये क्या है, ओरिजिनल साउंड है जो मेरे द्वारा क्या हो रहा है बेटा, प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, और जो साउंड हमारे पास मेरे द्वारा प्रोड्यूस होके इस वॉल से टकरा रहा है, वॉल से टकरा के वापस फिर आ रहा है और मेरे को दोबारा सुनाई दे रहा है, उसकी जो गूंज है मेरे को दोबारा सुनाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड इको। ठीक है, अब जो इको है ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। जो ये इको है ये इसलिए होता है कि हमारे, जैसे मान लो कि मैंने अपने माउथ से साउंड को जनरेट किया, ठीक है, जैसे जनरेट करता हूं तो उस साउंड को आगे की ओर मूव करने में कुछ टाइम लगेगा, मूव करेगा और मूव करके किसी वॉल के साथ जाके टकराएगा, टकराने के बाद फिर वापस आएगा, फिर मेरे ईयर के द्वारा वो सुनाई देगा। ठीक है, तो उसको आने जाने में कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, वो जो टाइम है वो हमारे पास कितना होता है, जो ब्रेन के द्वारा सेंसेशन होता है वो होता है 0.1 सेकंड। ठीक है, 0.1 सेकंड। तो इसका मीनिंग हमें जो इको है, जो रिफ्लेक्ट किया हुआ साउंड है बेटा, वो कितने मिली सेकंड के बाद सुनाई देता है, 0.1 सेकंड के बाद सुनाई देता है। जैसे मैं बोल रहा हूं किसी खाली रूम के अंदर, कुछ भी बोला मैंने, ठीक है, तो उसका जो रिपीटेड वाला साउंड है, रिफ्लेक्ट किया हुआ साउंड है, जो मेरे को दोबारा सुनाई दे रहा है, वो कितने सेकंड के अंदर सुनाई दे रहा है, 0.1 सेकंड के अंदर दोबारा सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये किसके कारण होता है बेटा, हमारे ब्रेन के अंदर सेंसेशन के कारण होता है। ब्रेन के अंदर सेंसेशन के कारण होता है कि ब्रेन एक चीज को, जैसे मैंने पहले वाला जो साउंड था वो अभी स्टोर था, तो उसके बाद जो दूसरा साउंड आया तो उसको परसिस्ट करने में 0.1 सेकंड लग गए। ठीक है, ब्रेन की सेंसेशन के ऊपर हमारे पास, या ईयर की सेंसेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास वो जो साउंड है वो हमें कब सुनाई देगा। ठीक है, तो इको वाला जो साउंड है हमारे पास 0.1 सेकंड के बाद सुनाई देता है। ओके, अब देखो ये तो हो गया इको के बारे में। अब इको को निकालेंगे कैसे, ये जो रिफ्लेक्ट किया हुआ साउंड है वो हम निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखो दिया गया टेम्परेचर है हमारे पास, मान लो कि स्पीड जो है साउंड की दिए गए टेम्परेचर पे वो कितनी है, 344 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब टोटल डिस्टेंस हमने निकालनी है साउंड की। टोटल डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, एक तो साउंड जनरेट हुआ जिस सोर्स से, ठीक है, सोर्स से जनरेट होके जा रहा है, दूसरा उससे रिफ्लेक्ट करके वापस हमारे कानों तक वापस उसका साउंड सुनाई दे रहा है। तो दो चीज होती हैं, जहां से साउंड जनरेट हुआ, जनरेट होने के बाद वो उस वॉल से जाके टकराया, टकराने के बाद फिर हमारे पास वापस आया और हमारे ईयर के द्वारा वो सेंसेशन हुआ, तो ये रिफ्लेक्शन बैक। तो दो तरीके से वो निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस किसकी, साउंड की। तो साउंड की टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जहां से साउंड जनरेट हुआ प्लस जहां से वो रिफ्लेक्ट करके वापस आया। मतलब ये मान लो कि ये वॉल है, ठीक है, ये हमारे पास वॉल है जहां से साउंड जनरेट हो रहा है, यहां से साउंड जनरेट होके यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे गया फिर वापस आया। तो जाने में और आने में इसको जितना डिस्टेंस उसने कवर किया वो हमारे पास क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस कवर बाय साउंड। तो ऐसे निकाल लेंगे। तो सपोज कर लो जो स्पीड है साउंड की वो कितनी है, 344 मीटर पर सेकंड है, इतनी स्पीड होती है साउंड की। और हमारे ब्रेन द्वारा कितने मिली सेकंड के अंदर सेंसेशन हो रहा है, तो 0.1 सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 34.4 मीटर आएगा। 34.4 मीटर मतलब आने में और जाने में जो डिस्टेंस कवर हुई है वो कितनी हुई है बेटा, 34.4 मीटर हुई है। अब इको कैसे निकालेंगे कि जो वॉल है हमारे से कितनी दूर है, जो वॉल है जिससे साउंड टकरा के वापस आ रहा है वो हमारे से है कितनी दूर, तो वो कितनी दूर है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जाने वाला हिस्सा है और जो आने वाला हिस्सा है उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमारे पास निकल आएगा। टोटल डिस्टेंस में से हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इको का हमें पता लग जाएगा कि जहां से हमारे पास वो साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, जहां से टकरा के वापस आ रहा है, उसकी डिस्टेंस क्या है, 7.2 मीटर है। ओके, तो बिल्कुल सिंपल था इको के बारे में। दोबारा से फिर देख लो इको क्या है। इको हमारे पास एक ऐसा साउंड जिसको हम रिफ्लेक्ट किया हुआ साउंड बोल देते हैं।
कि जैसे मैं बोल रहा हूं एक रूम के अंदर, खाली रूम के अंदर, चाहे मैं पहाड़ों के ऊपर जाके बोल दूं, माउंटेन के ऊपर, चाहे मैं बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर जाके बोल दूं, तो बात तो सेम ही है। उसका साउंड मेरे को दोबारा से फिर सुनाई देता है, मतलब उसकी गूंज जो है मेरे कानों में दोबारा आती है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को, इसी टर्म को क्या बोलते हैं बेटा, इको बोलते हैं। ओके, अब इको के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो इको वाला साउंड है हमें 0.1 सेकंड बाद ही सुनाई देता है। किसके कारण? ब्रेन और ईयर की सेंसेशन के कारण इतना टाइम लगता है। अब दिया गया जो टेम्परेचर है हमारे पास साउंड का, स्पीड ऑफ साउंड का, स्पीड जो है साउंड की कितनी है, 344 मीटर पर सेकंड है, और टेम्परेचर कितना दे रखा है, इतना। इतने टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड है हमारे पास एयर के अंदर इतनी। टोटल डिस्टेंस कवर करनी है साउंड के द्वारा, तो जहां से साउंड जनरेट हो रहा है और जहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, आने जाने में जितना टाइम लगेगा उनको प्लस कर देंगे, तो हम टोटल डिस्टेंस जो है साउंड की निकाल सकते हैं। तो स्पीड साउंड की इतनी होती है, टाइम इतना लगेगा, तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये आ गई टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस तो हमें पता लग गई, हमें निकालना है इको। तो इको निकालने के लिए हम उसका हाफ कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि जहां से, जिस वॉल से साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, वो हमारे से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 17.2 मीटर है। तो ये था हमारे पास बेटा इको के बारे में। अब इको के अंदर क्या होता है, सुनो ध्यान से, जो इको है ये तो था एक बार रिफ्लेक्शन हुआ साउंड का, ठीक है, उसका केस था। अब इको के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सकता है, यस ऑफ कोर्स हो सकता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मीनिंग कि साउंड बार बार रिफ्लेक्ट करे किसी चीज से। जैसे आपने थंडरस्टॉर्म के अंदर देखा होगा, तूफान, ठीक है, उसके बाद जो टू क्लाउड्स आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, तो उनके के अंदर क्या होता है, थंडर पैदा होता है, जो हमें अर्थ के ऊपर सुनाई देता है। और वो जो थंडर होता है इतना ज्यादा लाउडली होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। तो सुनो ध्यान से, जो थंडर हमें इतना हाईली साउंड का सुनाई देता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है बेटा, उसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है बेटा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। पहले रिफ्लेक्शन होता है किसके अंदर, क्लाउड के अंदर, दूसरा रिफ्लेक्शन होता है लैंड के साथ, जिसके कारण हमारे पास उसके अंदर क्या होता है, उसका जो साउंड है वो मल्टीपल रिफ्लेक्ट करता है क्लाउड के साथ और लैंड के साथ, जिसकी वजह से हमें जो इको है एक से ज्यादा बार सुनाई दे सकता है। तो कौन सा केस है? थंडर का केस हो सकता है, जहां पे इको जो है एक से ज्यादा बार हमें सुनाई दे, मतलब उस चीज की आवाज हमें एक से ज्यादा बार सुनाई दे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है बेटा, रिवर्बरेशंस। अब रिवर्बरेशन है क्या, सुनो ध्यान से इसके बारे में। रिवर्बरेशन क्या होता है, इको से जुड़ा हुआ ही हमारे पास टर्म होता है। जैसे इको था, इको के अंदर क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था साउंड का, जो हमें दोबारा सुनाई दे रहा था अपने ईयर के अंदर, ठीक है। ऐसा ही हमारे पास रिवर्बरेशन के अंदर होता है, लेकिन रिवर्बरेशन के अंदर क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का। वहाँ पे एक दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा था साउंड का, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो आवाज़ है हमें एक दो बार ही सुनाई दे रही थी। लेकिन रिवर्बरेशन के अंदर क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, जो साउंड है हमें वो बार बार रिपीटेड में सुनाई देता है, ठीक है। उस टर्म को क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। जैसे सपोज कर लो कोई बड़ा सा हॉल है, ठीक है, जैसे बड़ा सा हॉल है या थिएटर है, ठीक है। अब उसके जो रूम है वो बहुत बड़े होते हैं, उसके अंदर जो स्पीकर लगे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। अब स्पीकरों के द्वारा जो वॉइस प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा हाईली होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब मान लो कि वो स्पीकर के द्वारा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और साउंड क्या कर रहा है, बार बार वॉल्स के साथ रिफ्लेक्ट कर रहा है, और रिफ्लेक्ट करके मल्टीपल रिफ्लेक्शन बना रहा है। जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन बनाएगा तो साउंड क्या करेगा, बार बार किससे रिफ्लेक्ट करेगा बेटा, वॉल के साथ जाके रिफ्लेक्ट करेगा। तो बार बार वॉल के साथ रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे पास साउंड, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है। जब वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा तो उस बिग होल के अंदर हमें वो जो आवाज़ है वो अच्छे से सुनाई नहीं देगी, वो हमें ऐसे लगेगा कि हमारे पास क्या है, नॉन प्लीजेंट साउंड है, मतलब वो आवाज़ हमें नॉइज के जैसी सुनाई देगी, मतलब नॉइज सा सुनाई देगा, नॉन प्लीजेंट साउंड सुनाई देगा। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या था कि हमें वो जो वॉइस थी उसकी, उस स्पीकर की, उस बड़े से होल के अंदर हमें नॉन प्लीजेंट साउंड या नॉइज सुनाई दिया, ठीक है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न क्या था, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि हमारा साउंड क्या कर रहा है बेटा,
जब बड़े होल के अंदर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की हेल्प से साउंड बार बार दीवारों के साथ टकरा रहा है, जिसके कारण वो साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो एक बार बोल रहा है लेकिन उसका साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, 2-3 बार 4 बार ऐसे रिपीट होके वो वापस हमारे कानों तक पहुंच रहा है, हमें सुनाई दे रहा है। तो इस टाइप का जो साउंड होता है वो क्या होता है बेटा, नॉन प्लीजेंट साउंड होता है, जो कि क्या करता है, नॉइज़ क्रिएट करता है, जिसको हम नॉइज़ पोल्यूशन भी बोल देते हैं। ओके, तो अब इस चीज़ को दूर करने के लिए, ये जो परसिस्टेंस है साउंड की, इस चीज़ को दूर करने के लिए, रिवर्बरेशन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़े बड़े होल होते हैं बेटा, उनकी जो आपने दीवारें देखी होंगी, रफ सी दीवारें होती हैं उनकी। ठीक है, मतलब उनको रफ सा पेंट किया होता है। और अगर उनको देखा, उनकी जो ऊपर वाली छत होती है, ऊपर वाला जो हमारा रूफ होता है, उसको उसके ऊपर फाइबर लगा होता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा होता है बेटा, फाइबर लगा होता है। क्यों लगा होता है, साउंड को अब्जॉर्व करने के लिए। अब आप कहोगे कि साउंड को सर अब्जॉर्व कर लेंगे तो इससे क्या होगा। मान लो कि हमारे पास बड़े होल के अंदर साउंड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। साउंड जाके वॉल के साथ टकराएगा, टकराने के बजाय अब वॉल के अंदर हमने रफ सरफेस बना दिया, ऊपर हमने फाइबर लगा दिया, तो जितना साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उतना साउंड क्या हो रहा है, ज़्यादा साउंड क्या हो रहा है, उस वॉल के अंदर जाके क्या हो रहा है, साउंड अब्जॉर्व हो रहा है। जब साउंड उस वॉल के अंदर अब्जॉर्व होगा तो रिफ्लेक्ट कहाँ पे करेगा, रिफ्लेक्ट क्या करेगा, कम करेगा। जब साउंड रिफ्लेक्ट ही कम करेगा तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है साउंड का वो होगा, नहीं होगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन साउंड का नहीं होगा तो वो साउंड जो हमें वो क्या सुनाई देगा बेटा, प्लीजेंट साउंड सुनाई देगा। तो जब भी आप थिएटर के अंदर जाते हो तो आप उनकी दीवारें देखना, रफ सी बनी होती हैं और ऊपर जो है वो फाइबर लगाया होता है। क्यों लगाया होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बचने के लिए। ठीक है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बचने के लिए हम वॉल के अंदर ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो कि साउंड को ऑब्जर्व करता है, ना कि रिफ्लेक्ट। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास वो साउंड हमें नॉइज़ नहीं लगता, वो साउंड हमें प्लीजेंट लगता है। क्योंकि ज़्यादा साउंड जो है वो कौन ऑब्जर्व कर रहा है, हमारी वॉल ऑब्जर्व कर रही हैं, जिसके कारण उसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ तो रिवर्बरेशन होगा, अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो वो रिवर्बरेशन नहीं होगा। तो ये था हमारे पास टर्म बेटा रिवर्बरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, किसके ऊपर बेस, जो हमने अभी टर्म की हैं इको और रिवर्बरेशन, उनके ऊपर बेस है हमारे पास। ठीक है, और जो पीछे वाला हमने किया है उनके ऊपर भी बेस है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, ए पर्सन क्लैप हिज हैंड्स नियर ए क्लिफ एंड हियर द इको आफ्टर 5 सेकेंड। एक पर्सन क्या कर रहा है बेटा, अपने हैंड को क्लिप कर रहा है, क्लैप्ट कर रहा है। ठीक है, बार बार हैंड से क्लैप्ट कर रहा है और हमारे पास वो जो साउंड है उसका, उस क्लिप का, वो एक क्या हो रहा है बेटा, जो साउंड है हमारे पास क्लैप्ट का, वो हमारे पास ये क्लिफ से टकरा के, क्लिफ क्या होती है, चट्टान, चट्टान से टकरा के हमें आफ्टर 5 सेकंड बाद सुनाई देता है। मान लो कि कोई पर्सन है वो क्लैपिंग कर रहा है किसी चट्टान के पास। ठीक है, तो वो जब वो ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग कर रहा है बेटा, तो हमारे पास उसका जो साउंड है उसको उस चट्टान, उस रॉक से टकरा के 5 सेकंड के बाद उसको सुनाई देता है। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन। हमने डिस्टेंस निकाली है किसके बीच में, क्लिफ और पर्सन के बीच में, जहाँ से पर्सन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और जहाँ पे चट्टान से टकरा कर वो साउंड वापस आ रहा है। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है क्लिफ और पर्सन के बीच में। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड क्या हो साउंड की हमारे पास 346 मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड साउंड की इतनी दे रखी हो तो आपको पता है स्पीड दे रखी है साउंड की, स्पीड क्या दे रखी है साउंड की, स्पीड क्या दे रखी है 346 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या दे रखा है हमारे पास, टाइम जो लगता है आने जाने में टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड लगा। अब फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस निकालने का, अभी पीछे किया था हमने। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ से साउंड जनरेट हो रहा है प्लस जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट करके वापस आ रहा है, तो 346 इंटू में 5 सेकेंड, तो कितना हो गया हमारे पास 730 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया उसने साउंड में आने में और जाने में वो कितनी है बेटा, 730 मीटर है।
अब हमें निकालना क्या था, पर्सन और क्लिफ के बीच में, मतलब हमें सिर्फ जाने वाला हिस्सा निकालना है, जब वो चट्टान से क्या करेगा बेटा, टकराएगा साउंड, ठीक है। तो जाने वाला हिस्सा निकालना है। तो जाने वाले हिस्से के लिए हम क्या करते हैं, इको निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया था हाफ कर देंगे। तो इस चीज़ का हाफ कर दो बेटा, हाफ जब करोगे तो कितना आएगा, 856 मीटर। इसका मीनिंग पर्सन और क्लिफ के बीच में हमारे पास डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 865 मीटर की डिस्टेंस है। ये था हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है साउंड का, वो कहाँ कहाँ पे यूजेस होता है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बचने के लिए हमें ये करना चाहिए। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज़ भी होता है। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो वन बाय वन कैसे होता है। यूजेस जो होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे मेगाफोन के अंदर, हॉर्न के अंदर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे शहनाई होती है जो शादियों के अंदर बजाई जाती है, ठीक है। तो हमारे पास देखो वन बाय वन इनके अंदर, जैसे मेगाफोन है, मेगाफोन ये होता है। अब मेगाफोन के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होगा तो वो सभी जगह पे फैलना चाहिए, तभी सभी लोगों को सुनाई देगा। खुली जगह पे हो, हम बोल रहे हैं मेगाफोन से, तो सभी लोगों को कैसे सुनाई देगा, जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, साउंड इसके अंदर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के अंदर साउंड ऐसे स्प्रेड होगा, ठीक है। साउंड चारों ओर स्प्रेड होगा तभी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, ओके। तो इसलिए मेगाफोन इस तरह से बनाए होते हैं हमारे पास कि उसमें साउंड जो है सभी तरह क्या हो, स्प्रेड हो, और साउंड का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो बेटा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो, जिसकी वजह से ऑडियंस को अच्छे से सुनाई दे। ऐसा ही हॉर्न होता है, हॉर्न के अंदर आपने देखा होगा, हॉर्न के अंदर भी साउंड क्या होता है, सभी जगह पे स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से जो हॉर्न होता है इतना ऊंचा सुनाई हमें देता है, पावरफुल सुनाई देता है, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शनाई को आपने देखा होगा, ठीक है। शनाई बिना स्पीकर के उसकी कितनी आवाज़ होती है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसके अंदर भी क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें साउंड जो है उसका इतना ज़्यादा सुनाई देता है, ठीक है। तो जितने भी हम देखो ये वाला ये जो है हमारे पास, ये जो है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, इनका जो साउंड है वो ऑडियंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई देता है। तो इसलिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन का जो यूज़ है वो इन चीज़ों के अंदर होता है, जैसे मेगाफोन हो गया, हॉर्न हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। सेकंड देखो, मेडिकल लाइन के अंदर इसका कैसे यूज़ होता है। स्टेथोस्कोप के जो है एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको पता है। अब स्टेथोस्कोप क्या होता है, लंग्स के बारे में या हार्ट के बारे में हम जानते हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट है उसको चेक करने के लिए ये काम आता है। जब हम यहाँ पे लगाते हैं स्टेथोस्कोप, तो उस हार्ट का जो हार्ट बीट होती है उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन, उसके साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन किसके अंदर होता है, उस स्टेथोस्कोप के अंदर होता है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट जो है हमें अच्छे से सुनाई देती है। कभी आपने लगाया होगा अगर स्टेथोस्कोप कानों के अंदर, तो आपको पता लगेगा उस स्टेथोस्कोप के अंदर भी क्या होता है, हार्ट बीट का क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके अंदर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट की जो साउंड है वो हमें अच्छे से सुनाई देती है। तो स्टेथोस्कोप के अंदर भी क्या यूज़ हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है साउंड, आपको पता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, ठीक है, बड़े बड़े होल्स के अंदर, ठीक है। तो बड़े बड़े होल्स के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है साउंड का, अब उसको यूज़ कैसे करते हैं, मतलब साउंड तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है बड़े होल के अंदर, लेकिन उसको एक अलग वे में यूज़ करते हैं। उस मल्टीपल रिफ्लेक्शन को एक प्लीजेंट साउंड कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे वो क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, बड़े बड़े हॉल होते हैं बेटा, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है, सिनेमा हॉल जो होते हैं, उनकी जो छतें होती हैं उनको कर्व शेप में चेंज कर देते हैं। ये देखो, ये जो रूफ होती है उनकी, ये जो वॉल होती है, ठीक है, छतें होती हैं, उनको कर्व शेप में डाल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो छतें होती हैं वो कर्व शेप के अंदर होती हैं। अब कर्व शेप में रखने का कारण क्या है बेटा, सुनो ध्यान से। मान लो कि साउंड हमारे पास यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज कर लो साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होगा, कर्व शेप में क्या होगा, साउंड ऐसे जाके ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, इस पर्सन तक पहुँचेगा, ऐसे साउंड रिफ्लेक्ट होगा, पर्सन तक पहुँचेगा। तो पॉइंट टू पॉइंट वो साउंड क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके पर्सन तक पहुँच रहा है, ठीक है। वो आगे किसी और चीज़ के साथ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ डायरेक्टली सीधा पर्सन तक ही पहुँच रहा है, आगे वो किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अगर वो आगे किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो उसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन
नहीं होगा। और इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, उस मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज़ कहाँ पे हो रहा है बेटा, उस होल को कर्व बना रहे हैं, उस होल को क्या कर रहे हैं, कर्व शेप दे रहे हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज़ जो है अच्छे तरीके से किया जा सके। तो यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो होगा, जो साउंड का होगा, वो हम किस वे में यूज़ कर रहे हैं बेटा, इस वे में यूज़ कर रहे हैं, इस पैटर्न में इसको यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई सिनेमा हॉल हो या कॉन्फ्रेंस हॉल हो, उसके अंदर अगर किसी भी सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर एक पर्सन के अंदर। जैसे मान लो कि सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल के पीछे एक साउंड बोर्ड कई बार लगा होता है। साउंड बोर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये भी साउंड बोर्ड क्या होता है बेटा, एक कर्व शेप का होता है। स्टेज के पीछे लगा होता है साउंड बोर्ड, ये क्या होता है, कर्व शेप का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सुनो ध्यान से, मान लो कि इस सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इस सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो साउंड ऐसे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे जाएगा रिफ्लेक्ट करके, ऐसे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे जाएगा रिफ्लेक्ट करके, ऐसे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे जाएगा रिफ्लेक्ट करके। ऐसा ही इधर हो रहा है, हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे करके रिफ्लेक्ट करके, मतलब बिल्कुल सीधा साउंड क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ऑडियंस जो होती है उसको जो साउंड है वो सीधा ही सुनाई देता है, ऑडियंस को साउंड सीधा ही सुनाई देता है। और वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का जो यूज़ है वो ऐसे किया जाता है, मतलब वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन को अलग अलग पर्सन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कैसे, उसकी शेप कर्व बना के। तो कर्व शेप से हमारे पास जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है उसको एज ए प्लीजेंट साउंड हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास कि कैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इतना हमने आज डिस्कस कर लिया है। होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा इस क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।